अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आपकी टाई देख के, आज आपकी ड्रेसिंग देख के, तुम भी अब शुरू हो गई हो। मुनीब फारूक वाला खाता खोल दिया तुमने। अच्छा, ऐसा है कि आज यू आर गोइंग ग्रीन, तो वो अट्रैक्ट बहुत कर रहा है रंग, तो मुझे किसी किंगडम का परचम याद आ रहा है। हाँ, आज आपको देख के मुझे बड़ी अब आजकल मैं बड़ा पेट्रियाटिक हो चुका हूँ। अच्छा, आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं? जाहिर है। अच्छा अच्छा, आपको ख्याल है मैं सऊदी अरेबिया का सोच रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं सऊदी अरेबिया का आप सोच रही हूँ। हैं, हाँ, देखिए बरादर ना। इस्लामी मुल्क, देखें ना, बरादर है ना, मगर मैं तो अपना सोचता हूँ। आप अपना सोचते हैं पहले, लेकिन जब हम अपना सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ता है बरादर इस्लामी मुल्क का, कि जब हम मुश्किल में होंगे वो हमारी मदद को आएगा। सही है। तो मुश्किल वक्तों में हमेशा सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है। यही वजह है कि पिछले दिनों में जब विजिट्स हो रहे थे, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ गए, पहले उम्रा करने गए, बाद में फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गए। कुछ MOUs जो हैं वो अभी भी रहते हैं, एग्रीमेंट्स रहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी वली अहद वो आए पाकिस्तान के विज़िट पर, और 19 मई तारीख बताई जा रही थी, 2 रोज़ा विज़िट पर आएंगे, और तैयारियां की जा रही थी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वो मॉनिटर करेंगे उनके इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। तो अचानक ये खबर आती है कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुलतवी हो गया है। शायद ईद के बाद और हज के बाद वो आए पाकिस्तान, जून के तीसरे हफ्ते में। लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली ख़तरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। मुझे आपसे ये जानना है रीज़न कि क्या कहती है आपकी चिड़िया, वो क्यों नहीं आ रहे या कब आएंगे? देखिए, मैं आज बहुत जल्दी सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, आप भी लंबा ना करें। अच्छा, ठीक उसकी वजह यह है कि हमने कल वादा किया था अपने व्यूअर्स को कि उनके सवाल लेंगे। तो आज मैं पहले सेक्शन के अंदर 3-4 आपके सवाल लूंगा। ठीक है, जल्दी करूंगा, कोई सप्लीमेंट्रीज नहीं लूंगा, और स्विफ्टली आई डील विद इट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने लोगों दोस्तों के साथ, पब्लिक के सवाल। चले, डन डील। ठीक है, तो आपका पहला सवाल का जवाब ये है कि इसके 2 पहलू हैं जी। पहला जो है उसका आपने जिक्र कर दिया, मगर है वो दूसरा। पहला जो है वो कुछ और है। पहला ये है कि उन्होंने आना था यहाँ, कुछ मेजर MOU साइन करने थे, वो तैयारी नहीं हुई अभी। ना इधर से तैयारी है पूरी, ना उधर से पूरी तैयारी है, क्योंकि देखिए ये इतना आसान काम नहीं होता। बहुत लंबी चौड़ी एग्रीमेंट्स होती हैं और उनको लॉयर्स देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वक्त लगता है। और अभी भी मुज़ाकरात चल रहे थे कि जी आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और आपको पता है, जो कल मैंने बात की थी, कल या परसों, कि स्टेट गारंटीज़ की भी इसमें इश्यूज आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि होमवर्क दोनों की तरफ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये तो मैं समझता हूँ एक रीज़न है। अच्छा। कि अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने सोचा फ़ायदा क्या, अगर हम MOU के ऊपर अभी इशू नहीं बना, अभी सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि आने से पहले दोनों साइड्स जो हैं ये एक्सचेंज कर लेती हैं, एग्रीमेंट हो जाती है। वो तो वहाँ आना होता है सिर्फ साइन करने के लिए, वहाँ ये पढ़ाई लिखाई करने देखने के लिए नहीं आना होता कि ये लाइन ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ अभी कुछ देर है, इधर से भी कुछ थोड़ी सी देर है, उधर से भी कुछ देर है। वो भी तो लेके गए हैं ना बहुत सारी एग्रीमेंट्स के मसवदे वगैरह कि कैसे है, उनके भी वकील लगे हुए हैं देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ एक तो ये वजह है कि वो तैयारी जो है ना वो पूरी नहीं है। दूसरी वजह भी ये है, जो इसका आपने की तरफ इशारा किया, कि यहाँ के जो सियासी हालात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की, उसमें सऊदी अरेबिया को ड्रैग किया जा रहा है। PTI की तरफ से सऊदी अरेबिया को भी मुलव्वस किया जा रहा है उसके अंदर। अभी जो यहाँ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसमें मरवत साहब और ये और वो सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं समझता हूँ ये बात पसंद नहीं आती सऊदी अरेबिया के रूलर्स को, भाई हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप कि वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है, फैला रही है ना जी, ऑपोजिशन है जो भी है, बिल्कुल, तो हमारे बारे में ये कर रही है। कल को ये आते हैं यहाँ और पार्लियामेंट के अंदर PTI खड़ी होकर फिर कोई कर देती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और तीसरी बात ये है कि कुछ इशारा उनको भी मिल गया है कि उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ, वो भी लिख के भेजते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं, ख़तरे क्या हैं, रिस्क क्या है, और क्या आपके ऊपर तबसरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कौन क्या बात कर सकता है। और अब IMF की तरफ से भी ये इशारा आ गया, और उनको अभी आज की हेडलाइंस थी कि IMF भी कह रही है कि हालांकि मामले सही चल रहे हैं, जो मगर इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर सियासी इंस्टेबिलिटी जो है और जो वहाँ टेंशन हुई हुई है मुल्क में, वो अगर जल्दी रिजॉल्व ना किए गए, उस मसले हल ना किए गए, तो सारा IMF का प्रोग्राम जो है ये डीरेल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी खदशात है। और याद रहे
कि सऊदी अरेबिया ने ये पहले फैसला किया था कि अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अगर IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो भी आएगा, फिर सऊदी अरेबिया भी आएगा। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब अगर उनमें से एक मेजर खिलाड़ी IMF जैसा कह रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में, हालांकि सब चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो कि इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज़ कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ एक फोर्स है जो बहुत पावरफुल फोर्स है, दूसरी तरफ एक अवामी फोर्स है, और ये क्लैश चल रहा है अभी तक, और अभी हाल ही में ऐसे लगता है कि शायद क्लैश बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये तबसरे वो भी सुन रहे हैं उनके, तो इस वजह से उन्होंने सोचा बेस्ट ये है कि इस वक्त ना जाया जाए, थोड़ा डिले कर दे। तो ये तो जवाब हो गया। हाँ, इसका जवाब हो गया, इसका जवाब हो गया। और ये जो बात आपने कही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो बड़े गौर से देख रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो कुछ एक्टिव हुए हैं कुछ अरसे से, उससे पहले वो खामोश थे और अदालतें भुगत रहे थे, केसेस भुगत रहे थे। अब थोड़ा सा उन्हें शायद ब्रीदिंग स्पेस मिली, अब पता नहीं कैसे मिली है उन्हें ब्रीदिंग स्पेस, आप बेहतर जानते होंगे। आपने तो कल खुद ही कह दिया था कि उनका नाम ही नहीं है उस लिस्ट के अंदर। जी, वो आपने जो पढ़े थे उसमें तो नहीं था नाम। तो फिर ब्रीदिंग स्पेस मिली, लेकिन कैसे मिली असल में, हम मेरा सवाल ये है, लेकिन मेरा अपने आप से सवाल है कि पता नहीं कैसे मिली। तो वो कह रहे हैं कि मैं PTI दोबारा ज्वाइन करने की क्या बात है, मैंने तो कभी छोड़ी नहीं, और वो जो बातें कर रहे हैं ना, लोग उससे समझ रहे हैं कि शायद ये PTI का मौक़िफ़ है, लेकिन आप बेहतर बताएंगे। वो कह रहे हैं कि MBS जो आपने कहा वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से उनका दौरा कैंसिल हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अचानक उन्हें नवाज शरीफ साहब में ये खूबी नज़र आना शुरू हो गई कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कोई रिजॉल्व कर सकता है, सहरा किसी के सर बन सकता है, किसी के गले में घंटी कोई बांध सकता है, तो वो नवाज शरीफ साहब है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं उन्होंने सियासी अपनी PTI छोड़ी नहीं जी, मगर हकीकत यह है कि PTI ने उनको छोड़ दिया। नहीं तो अनाउंस कर रहे हैं ना कि हम फवाद को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब बड़े नाराज हैं फवाद से कि ये कि किधर चला गया था और कैसे बाहर आ गया, इसने कोई बयान भी नहीं दिया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो शक शुबात तो है ना। वो पहले दिन के से कि ये जो फवाद है वो इधर भी खेलता है, इधर भी खेलता है, पक्की सड़क पे भी चलता है और कच्ची सड़क पे भी चलता है। तो अब बात यह है कि पार्टी ने तो नो कर दिए टू फवाद चौधरी। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं मैं तो पार्टी में हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम डील नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट करेंगे। ठीक, उधर से PTI कहती है कि हम डील भी करेंगे, नहीं भी करेंगे। अगर डील करते हैं तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और आज फिर ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ हम बैठ जाते हैं। तो PTI क्लियर नहीं है, वहाँ हर जड़ा बंदा उठता है वो अपनी लाइन ले लेता है। अब आइए, आपने ये बात की कि फवाद चौधरी ने ये क्यों कहा है कि जी, क्योंकि फवाद चौधरी को नज़र आ रहा है कि अब PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात और ख़राब होने जा रहे हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, जो प्रमोशंस हुई हैं आज एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के अंदर, विल डिस्कस दैट। मेरा तजिया होगा कि टाइट लाइन टाइट हार्ड लाइन आ रही है। तो फवाद चौधरी साहब को भी नज़र आ रहा है ये बात, तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने सोचा अब क्या करें। अब तो हमारी पार्टी तो तैयार नहीं है माफ़ी मांगने के लिए या कोई तस्लीम करने के लिए हमसे गलती हुई है, या उससे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है, और खान साहब ख़ुसूसन बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक चीज़ हो सकती है कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को ये इशारा जाए कि अगर आप हमसे नरमी नहीं करेंगे तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का इल्म है कि शहबाज साहब जो हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट की चोजन है, जाहिर है। वही फवाद चौधरी साहब ने कहा उनके पास तो कुछ नहीं है ही नहीं। तो वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी उनके अंदर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खून दौड़ता है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी हाथ हुआ है एस्टैब्लिशमेंट से। अभी रिसेंटली भी आप देख लें, वो उनका ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर बन के कोई और गया। तो जाहिर है, तो फवाद चौधरी का एनालिसिस सही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट तो हो गए हैं, ठीक है, मगर अभी उन्होंने सियासत छोड़ी नहीं है। अभी भी वो अब पार्टी को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, और उनके लोग जो हैं लाइक राना साहब वगैरह वो सेंट्रल में अकोमोडेट होने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को ये एक दाना दिया डाल है फ्रॉम फवाद चौधरी और उसके साथी जो इसके साथ तावन करते हैं कि मियाँ नू उकसाओ, मियाँ के नाल हाथ मिलाओ। एस्टैब्लिशमेंट जिसले ये देखेगी कि ये तो मियाँ के साथ इन्होंने हाथ मिलाने शुरू कर दिए, तो ये गड़बड़ ना हो जाए शहबाज के लिए। और शहबाज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये इसलिए ये, और फिर शायद ये सोच के इस्टेब्लिशमेंट जो है इतनी हार्ड लाइन ना ले इनके खिलाफ, तो रास्ते अपने खुले रखे। तो फवाद इज प्लेइंग दिस गेम ओके। कि अच्छा उधर से आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि राना सनाउल्लाह ने भी बयान दे दिया है कि नवाज शरीफ तो हमेशा तैयार है इमरान खान से बात करने के लिए। आया ना ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने भी यही सोचा है नून लीग के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और खसूसन जो थोड़ा बहुत है वो शहबाज के हाथ में, नवाज के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना। तो वो जो नवाज की जो पार्टी है, जो कि अब वो प्रेसिडेंट भी बनने लगे हैं, असली पार्टी तो मियाँ साहब की है ना। ये तो अब पीटीआई जो नून लीग है, एस जिसे आप कहते हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी बन गई है ना। अच्छा। तो मियाँ साहब तो अभी भी इसके ये नहीं समझते कि नून लीग को कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी होना चाहिए। वो उनको तो ये फिक्र है कि हमारा बयानिया इमरान खान ले गया, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का बच्चा है, और ये हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, अवाम को हमने यही हमारा नारा था। आज वो नारा बड़ा गूंज रहा है, मगर ले उसका फ़ायदा इमरान खान ले जा रहा है। तो मियाँ साहब अभी भी ये उनकी ये कोशिश है किसी तरीके के साथ ये सारी स्पेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ना दी जाए, अपने हाथ में भी कुछ रखा जाए। नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते सुनते और उनके काम करते करते जो रह गए हम फारग हो जाएंगे, पीटी नून लीग फारग हो जाएगी, तो अगले इलेक्शन तक तो विल बी वाइप्ड आउट। और जो वाइप आउट है वो शहबाज साहब की तो आखिरी स्टिंट है ना। मियाँ साहब ने तो सिर्फ अपना और शहबाज का नहीं सोचना, उन्हें मरियम का भी तो सोचना ना। मरियम इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, लाइक बिलावल इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो अगर मरियम नॉकआउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ शहबाज शरीफ साहब विद द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, तो फिर क्या रह जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है, इसीलिए राणा साहब की तरफ से भी एक चाल आ गई है, ठीक, कि जी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। हम भी तैयार हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, ये भी तैयार है। तो फिर दूरियां कैसे मिटेंगी? इमरान खान साहब नहीं मिटेंगी, सिर्फ बातें होंगी। अच्छा। मिटेंगी नहीं, मगर इशारा दोनों इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है साढ़े नाल हाथ हौली रखो, दूसरा कह रहा है कि साढ़े नाल थोड़ा पीछे हटो, सानू भी जान चलन दो कुछ। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसकी हिकमत अमली जवाबी क्या होगी। आगे आइए। आपने वो जो बात छेड़ दी थी कि हार्ड लाइन होने जा रही है, वो कैसे आपने? हाँ, हार्ड लाइन होने जा रही है। हाँ। कल हमने बात की थी कि किस तरीके के साथ डीआर ने सख्त लाइन ली। जी जी। फिर हमने परसों फिर हमने ये कहा कि जी उसके बाद आर्मी चीफ ने तो और भी आगे बढ़ गए। ठीक, आज की जो खबर है या जो कल की खबर है जो आज आई है, जी जी, कल आपने जिक्र कर दिया था उसका, जिक्र कर दिया था, तो वो इसलिए अब आपको बता देते हुआ क्या। अब वो डीजी रेंजर्स जो थे उनको आप ले आए हैं। कहाँ ले आए? किसी ज़माने में थे वो मेजर जनरल उमर बुखारी साहब। हाँ। वो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल पे रेड हुआ था। जी तो जी। वो अब मेजर जनरल से उनको प्रमोट करके और उनको लगा दिया पेशावर में। जी, 11 को पेशावर में क्यों लगाया? क्योंकि पेशावर का जो पिछले जिन साहब को ट्रांसफ़र किया है जी, और वो साहब जो थे वो मज़ाकरात कर रहे थे, किस्म के सलाम दुआ ले रहे थे उन साहब के साथ। जी, पीटीआई के साथ कोर कमांडर हाउस गए थे, बड़ी खबर बनी। तो वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का नरम रवैया था। जी जी। मगर खान साहब ने जिस तरीके के साथ रवैया अपना रखा हुआ है, तो अब ये इनका ये फैसला कि अब हार्ड लाइन ही होनी चाहिए। अब हार्ड लाइन जो पहला जो बंदा है जो सॉफ्ट लाइन ले रहा था, उसे ये कहा जाए कि अब आप हार्ड लाइन ले, वो बनती नहीं बात। आपको शक्ल भी बदलनी पड़ती है कि लो जी फिर हुण दूजा बंदा आ गया। पहले तो तुहाडे नाल चाह पानी हो रहा सी, तो हुण लित्तर होणगे। तो मतलब है कि ये भी इशारा है, मैसेज है कि पीटीआई के लिए। हाँ, पीटीआई के लिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 कि डीजी आईएसपीआर साहब, हमने कल कहा कि मेरा ख्याल था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, और बड़े इमोशनल थे और बड़े हार्ड लाइनर थे, बड़े सेल्फ राइटियस थे। फिर मैंने कहा कि उसके बाद जब आर्मी चीफ की बात सुनी तो समझ आ गई कि ये पॉलिसी का एक हिस्सा है, और पहले उनसे बात करवाई फिर खुद बात की। तो इसका इशारा यही है कि हार्ड लाइन आ रही है, सॉफ्ट लाइन खत्म हो गई। तो उसको रिवॉर्ड मिल गया। ही डिड अ ग्रेट जॉब। अगर इफ दैट वाज द एजेंडा, तो डीजी आईएसपीआर फॉलोड द एजेंडा टू द डॉट, और उन्होंने जो मैसेज कन्वे करना था वो कन्वे कर दिया। तो हाँ, तो इसलिए उनको प्रमोट कर दिया और वहीं रखा है। या होता प्रमोट करके चेंज करते तो फिर आप कहते हैं कि शायद वो जो लाइन मिली थी उससे वो डिविएट कर गए। उन्होंने बड़े सही तरीके के साथ जो लाइन मिली थी वो लाइन चलाई, और मेरा ख्याल है उनको उसका रिवॉर्ड मिल गया कि यू स्टे, वी आर गोइंग टू प्रमोट यू एंड कीप द हार्ड लाइन गोइंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं, दीज आर ऑल मैसेज दैट इनफ इज इनफ, हम वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। ओके, व्हाट अबाउट मंगला कोर? नहीं, मंगला कोर में तो मेरा ख्याल है वो रूटीन ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स जो होती हैं ना, वो कहते हैं कि जब नया आर्मी चीफ आता है तो सबसे पहले वो देखता है कौन कहाँ है। इस वजह से वो जो है वो मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, उसकी अपना ये व्यू है, वो सारी फाइलें चेक होती है। फिर उनकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम लाऊं। अच्छा। एक्चुअली हर लीडर चाहता है कि मैं अपनी टीम लाऊं। अब तुम आई हो, तुम अपनी टीम लाई हो ना यहाँ,
आपकी टीम है। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारी टीम थी, मैं तो इनको इनमें से बहुत कम लोगों को जानता था, मगर तुम्हारी टीम आई है, तो ये सही है ना, दैट्स द वे इट इज। यू आर पार्ट ऑफ माई टीम, दे आर पार्ट ऑफ योर टीम, Okay. नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। गुड, नाइस। हाँ, तो अब बात यह है कि तो आर्मी चीफ भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा। मगर क्योंकि आर्मी के अंदर ऐसे नहीं होता कि जी चलो जी तुसी उत्थे तो चलो जी तुसी उत्थे, एक Discipline है। हाई डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है कि इज्जत की जाती है। ऐसे नहीं पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती जैसे ब्यूरोक्रेसी में होती है। हाँ। फौज के अंदर ऐसे नहीं होता। हाँ। मैं Through आपको एक proper बहुत channel, छोटी सी through बात proper बताऊं, course। छोटी सी कहानी। अब कहानियां बड़ी ज़रूरी होती है ना, थोड़ा मिर्चें। उससे समझ भी आ हाँ। जाती है, क्लियर। एक ज़माने में जनरल आसिफ नवाज आर्मी चीफ थे, जी। तो खाने पे मैं बैठा हुआ था उनके साथ उनके घर में, तो कोई बात हुई तो मैंने भाई हंस के कहा, कुछ अब बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, किताब में लिखूंगा, कि मैंने कहा जी वो फलाने कोर कमांडर तुम चेंज क्यों नहीं कर देंगे, अच्छा। उन्होंने चेंज कर दो। अच्छा। तो टर्न से मैंने से यार सेठी, ये तेरा ख्याल है वो कोर कमांडर है और सिपाही तो नहीं है, वो कोर कमांडर है। मैं की मतलब कहने लगा सेठी चिच्ची उंगली दे नाल मैं 5 लाख सोल्जर इधर उधर कर देना, मैं चकवाल से ना उस एरिया से, अच्छा, मैं इधर उधर कर देना, इधर-उधर कर मगर कोर कमांडर ਨੂੰ मैं नहीं चेंज कर सकता कि इधर उधर कर दे देना। Okay। ये साढ़े तरीके होंगे ने। तो मतलब है कि ही गेव मी द आंसर कि यू नो इट्स नॉट लाइक वी डू इन द ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, ठा 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 इधर चुके उधर उधर चुके इधर। इतने तो दिस इज अ सिस्टम एंड इज्जत देनी पड़ती है। आपको ऐसा ओहदा मिलता है कोर कमांडर का, यू कांट, अगर अभी उसके 1 साल 2 साल अभी नहीं हुए तो आप उसको नहीं शिफ्ट कर सकते। इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ वे, बिकॉज दैट्स द वे द प्रमोशन सिस्टम वर्क्स। आमतौर पे ये कहा जाता है कि कोर कमांडर के बाद आप रिटायर करते हैं वंस यू लीव द कोर, ओके। अनलेस देयर इज अ रीजन कि देयर इज सम ट्रांसफर्स एंड आप एक कोर से दूसरी कोर चले जाते हैं, या आप वापस जीएचक्यू आ जाते हैं, या आप एनडीसी चले जाते हैं। ठीक है। मगर आमतौर पे कोर कमांडर्स कंप्लीट देयर टर्म्स आमतौर पे, ओके। अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस। अब जो नया आर्मी चीफ आया, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जनरल बाजवा जाने से पहले वो 12 लोगों को मेजर जनरल्स बना गए, ब्रिगेडियर्स टू मेजर जनरल्स, और बाकी लोगों को इधर उधर कर गए। वो उनकी टीम थी। उस वक्त वो सोच रहे थे कि भाई मैंने और भी थोड़ा रहना है। हाँ, जाहिर है वो चल रही थी हाँ। ना चीजें। तो अब ये टीम जो इस वक्त इनहेरिट की है करंट चीफ्स ने, वो उनकी टीम नहीं है, वो तो टीम वो उन्होंने अपनी बनानी है। ठीक है। तो उस टीम के लिए फिर थोड़ा बहुत तो रद्द-बदल होगा ना। तो मेरा ख्याल है कुछ रूटीन ट्रांसफर्स हैं ओके। अपनी टीम का हिस्सा, कुछ ऐसे है कि कुछ सिग्नलिंग भी करनी है। तो ये आगे भी आप देखेंगे इस किस्म की चीज़ें होंगी। असल में वो कोर कमांडर मंगला का इसलिए पूछा, कुछ दिन पहले रिटायरमेंट हुई थी और आपने उस पर तबसरा भी किया था। मैंने कहा शायद इसमें भी कोई ऐसा रीज़न हो, लेकिन आपने बता दिया 11 कोर का भी, और बाकी जो तबादले हुए उनमें मैसेज किसके लिए है समझा दिया हमें। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब हस्बे वादा आपके वो सवाल जो आप सेठी साहब से जानना चाहते हैं, अब बाकी सारे सेगमेंट्स इसी पर होंगे। साजिद सऊदी अरेबिया से क्या जानना चाहते हैं सेठी साहब से? पाकिस्तान में सारा ये क्राइसिस आया, ये जो ड्रामा बनाया गया सैफर वाला, तो क्या जो सैफर आया था, अगर उसी टाइम अमेरिका के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देते इमरान खान साहब, तो क्या अच्छा ना होता और ये सारा ड्रामा ना करना पड़ता? हाँ जी, सूरत हाल ऐसे है कि उस वक्त अमेरिका का कोई सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं था। कोई 2-1 साल वहाँ चार्ज अफेयर्स ही रहे हैं, तो 20 से लेके 22 मार्च अप्रैल तक। तो जब ये साइफ़र का मामला आया उस वक्त एक चार्ज अफेयर्स एक खातून थी, एंजेला एगलर। तो पहली बात है एम्बेसडर तो था नहीं। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो हैं ये मार्च में इनको अपॉइंट किया गया, मगर ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आए थे। तो उस वक्त तक ये इशू जो था ये ख़त्म हो चुका था या आगे बढ़ चुका था। अब आई बात कि भाई अगर चले एम्बेसडर नहीं था तो फिर जो चार्ज अफेयर्स था उसी को एक्सपेल कर देते। बिल्कुल अगर इतना सीरियस मामला था तो फिर प्रोटेस्ट करते खान साहब। अब आपको याद है या नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उस वक्त हुआ ये था कि 2 बातें हुई। एक तो खान साहब ने ये फैसला किया कि कोट अनकोट उनके लफ्ज़ हैं, प्ले इट अप, इस साइफ़र को प्ले अप करना है आवाम के आगे, इसको बड़ी बात बनानी है, हमने साइफ़र पर खेलना है इसके ऊपर। तो वो तो खेलने के मूड में थे, तल्लुकात तोड़ने के मूड में नहीं थे, खेलने के मूड में थे आपकी और जज्बात को उकसारने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उस वक़्त एक फिर मीटिंग कॉल की गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके अंदर खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया कि देखें जी ये है, ये वो है। उस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी थे, DGI भी थे।
तो उसके बाद वहाँ जो फिर जब पूरी तफ्तीश की गई कि ये साइफ़र है क्या क्या नहीं है और क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो उस वक़्त फिर उस कमेटी का ये फ़ैसला था कि एक दिमार्श किसी को एक्सपेल ना किया जाए, इसको इतना बड़ा ना बनाया जाए, इतनी बड़ी बात है नहीं। और ख़ान साहब को भी पता था कि वो तो खेलना चाह रहे हैं इसके साथ, तो ये तो नहीं कि अमेरिका के साथ तल्लुकात बहुत ख़राब करना चाह रहे हैं, और ना ही वो फ़ौज भी नहीं ये चाहती थी। तो इसलिए फिर ये दिमार्श क्या होता है, किस्म का प्रोटेस्ट नोट कि हमने ये सुनी है बात बड़ी ज़्यादती है, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, आगे से मत कीजिएगा, ये दिमार्श होता है इसका। तो इन्होंने ये फैसला किया कि दिमार्श इशू करेंगे, मगर कोई ये इतनी संजीदा जी बात नहीं है जिसके साथ आप तल्लुकात ही तोड़ लें। जैसे इंडिया के साथ आपने 2019 में तल्लुकात तोड़े जब उन्होंने कश्मीर को हज़म कर लिया, तो उस वक़्त आपने सारा कुछ ही तोड़ दिया था, एम्बेसडर्स भी विड्रॉ कर लिए थे, एक्सपेल कर दिए थे, और तजारत भी बंद कर दी थी। तो यहाँ ऐसा मूड नहीं था, ना खान साहब का मूड था, ना आर्मी चीफ़ का मूड था या इस्टेब्लिशमेंट का मूड था। तो इमरान खान साहब को, जैसे मैंने कहा, वो खेलना चाह रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की खेलने की, अब वो ही खेल जो है उनके गले पड़ी हुई है। ठीक है, चलें सऊदी अरब से साजिद साहब के सवाल क्या डायरेक्ट चलते हैं रावलपिंडी। सुहेब साहब रावलपिंडी से क्या जानना चाहते हैं? आप अपने शोज़ में ज़्यादातर एक मखसूस इदारे को रियासत या स्टेट कह के मुखातिब करते हैं, हालांकि आइन में रियासत की तशरीह डिफरेंट है। इस पर प्लीज़ थोड़ी रोशनी डालें ताकि रियासत कौन है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जी मेहरबानी, मैंने ये इसके ऊपर पहले भी इशारा नहीं, मैंने तबसरा किया है कि रियासत किसको कहते हैं, मुल्क किसको कहते हैं, गवर्नमेंट किसको कहते हैं। गवर्नमेंट तो सबको पता है कि जो इलेक्ट होकर आती है या जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन का भी आपको पता है। अब रियासत किसको कहते हैं? रियासत उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक मुल्क के जो पिलर्स होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर एक आइन बनती है। आइन के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं या हुकूमत की मदद करते हैं चलाने में, या मुल्क को इकट्ठा रखते हैं, उनका जिक्र आता है। उसके अंदर जुडिशरी भी रियासत का हिस्सा है, मीडिया भी रियासत का हिस्सा है, मिलिट्री भी रियासत का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी भी रियासत का हिस्सा है। तो ये रियासत के इदारे हैं, ये एम्प्लॉइज़ ऑफ द स्टेट। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन होता है जिसके अंदर इन सब का जिक्र आता है कि ये भी रियासत का हिस्सा है या इदारा है, ये इदारा भी रियासत का है, ये भी रियासत। तो रियासती इदारों की बात होती है। आजकल जब बात होती है तो जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, एक्चुअली हम कहना कुछ और चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं किसके ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं है या इजाज़त नहीं है कि वो उनका नाम डायरेक्टली लिया जाए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं पावरफुल क्वार्टर्स, कुछ लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, कुछ लोग कहते हैं भाई लोग, कुछ लोग फरिश्ते कहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर सबको पता है बात किसकी हो रही है। मगर आजकल और एक दिलचस्प बात हो गई है कि सिर्फ बात उनकी नहीं हो रही, बात जब रियासत के इदारों की बात होती है तो पुलिस भी आ जाती है उसके अंदर, जुडिशरी भी आ जाती है। आजकल जो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि एक रियासत का अदारा जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट भी बाय द वे रियासत के सारे इदारों को मिला के जो रूलिंग क्लीक होती है उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मगर हमने उसको मखसूस बना दिया है। क्योंकि हम कह नहीं सकते या इजाज़त नहीं है या डर लगता है कहने का कि जी ये किसकी बात हो रही है, मगर सब बात समझते हैं कि किसकी बात हो रही है। शायद इशारों में इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा लुत्फ़ आता है जब आप इनडायरेक्ट जाके बात करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे एक व्यूवर हैं, वो क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमबीएस का ये जो पूरा रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है, क्या ये एजेंडा पाकिस्तान में भी आ पाएगा? क्योंकि अगर आप मतलब 30-40 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तान में जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो सारी इन्हीं ममालिक के थ्रू फंड हुई हमारे मदरसों में। क्या ये पूरी चीज़ ये लोग रिवर्स करा सकेंगे या इनका भी कोई इसमें इंटरेस्ट है? क्योंकि ये खुद मुल्क तो काफ़ी अथॉरिटेरियन है, तो क्या ये हो पाएगा यहाँ पे? जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये कि सुल्तान MBS ने मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिवर्स गियर में डाल दिया सऊदी अरेबिया को। जो सारा वहाबी तंजीम थी और जो कल्चर था और जो सियासत थी उसको रोक के रिवर्स गियर में डाल दिया और अपने मुल्क को खोल दिया। अच्छा, ये और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम क्यों नहीं कर सकते, और फिर आपने ये कहा कि यहाँ जो इंतहा पसंदी आई है उसको तो सदियों क्या दहाइयों से सऊदी अरेबिया फंडिंग कर रहा था एक्सट्रीमिज़म को। तो ये दोनों बातें आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया की जो पहली जो हुक्मरान थे उन्होंने बिल्कुल वहाबी इस्लाम को
प्रमोट किया और बहुत पैसा लगाया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मॉस्क्स वर सेट अप एंड थिंक टैंक्स वर सेट अप एंड मनी वर स्पेंट प्रमोटिंग वहाबी इस्लाम। इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए जब रूस के ख़िलाफ़ भी एक जिहाद चली तो उसमें भी सऊदी फंडिंग थी मुजाहिदीन को अगेंस्ट द रशियंस। तो बहुत कुछ हुआ, मगर ये भी रिवर्स उन्होंने कर दिया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि हमारे यहाँ कोई इस किस्म की रिवर्सल नहीं हुई। हालांकि सऊदी अरेबिया ने ऐसे तस्लीम किया है कि वो गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ सऊदी अरेबिया को भी और इस्लाम को भी, क्योंकि अब इस्लाम का नाम, ये जो सारा इस्लामोफोबिया जो चल रहा है इस वक्त, राइट विंगिज़म जो यूरोप में और अमेरिका में चल रही है, जिसको हम इस्लामिक फोबिया कहते हैं, इस्लामोफोबिया, ये सारा डायरेक्ट रिज़ल्ट है उसी किस्म की पॉलिसीज़ का जहाँ आपने उकसाया इस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट किस्म का इस्लाम, और उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन हुआ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, और फिर उसके बाद 9/11 हुआ, फिर उसामा बिन लादेन हुआ। तो ये एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ चलती रही। तो सऊदी अरेबिया ने ये एहसास किया कि इस तरीके के साथ अब वो आइसोलेशन में चला गया, और जो जिस किस्म की उससे सरमायादारी का निज़ाम वहाँ लाना है तो उसके अंदर अब आज़ादी देनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में वही चीज़ें करनी पड़ेगी जिसके साथ ग्रोथ होती है। मैं कल के प्रोग्राम में कह रहा था, सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रोथ सेक्टर है, और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और कल्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। खरबों डॉलर्स की ये बिज़नेस है ग्लोबल, इस वक्त लीडिंग सेक्टर ऑफ द ग्लोबल इकॉनमी, और पाकिस्तान के अंदर ही बिल्कुल खतरा भी नहीं है इसका। तो वो यही वजह है कि यहाँ बड़ी घुटन है बिकॉज ऑफ extreme, very conservative versions of so-called Islam or religion. तो उन्होंने तो कर लिया, मगर वो इसलिए कर लिया बिकॉज वहाँ यू हैव मोनार्की, और बड़ी सख्त अथॉरिटेरियन किस्म की मोनार्की है, और वो एक ज़माना था कि ये सारे जो वहाँ के इस्लामिक इदारे हैं ये मोनार्की का हिस्सा थे। मोनार्की ने इनके साथ एक डील की हुई थी। वो डील क्या थी? ये हाउस ऑफ साउद ने जो डील की थी विद इस्लामिक स्कॉलर्स एंड इस्लाम इन सऊदी अरेबिया, वही डील ये थी कि आप जो चाहें कर लें इस्लाम के अंदर, मगर मोनार्की को आपने सपोर्ट करना है, उसको ख़त्म नहीं करना। हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आप करें जो आपने करना है, हमारे ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई नहीं करनी, हमें नहीं डिस्टेबलाइज़ करना। तो इसलिए जो सारा फोकस था वहाबिज़म का वो सऊदी अरेबिया में इतना नहीं था जितना उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करना था। तो उसमें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। ये जब आपको याद होगा एक आध अटैक भी हुई, किंग फैसल के ऊपर भी अटैक हुई थी, तो MBS ने आके ये फ़ैसला किया कि नहीं, अब वो जो डील थी उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉस्टियन बारगेन, वो जो डील थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी, और जो लोगों ने रेजिस्ट किया उनको पकड़ के अंदर कर दिया या फारग कर दिया। इससे ज़्यादा कहने की मुनासिब नहीं है, मगर वो वहाँ हो सकता था, या बड़ी उसके लिए भी बड़ी करेज चाहिए थी। यहाँ बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ वो सोच रियासत के इदारों में भी बड़ी गहरी सोच पाई जाती है। मुशर्रफ बस पहला अयूब खान, मगर उस ज़माने में इतनी इंतहा पसंदी नहीं थी। ज़ियाउल हक साहब के बाद इंतहा पसंदी यहाँ आई मजहबी। जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने इनलाइटेंड मॉडरेशन की बात की, जिसका हवाला भी मैंने कल दिया। जी जी। मगर आपने देखा वो इनलाइटेंड मॉडरेशन नहीं कर सके। उनके ऊपर भी 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए, और आपको भी पता है वो किसने असैसिनेशन अटैम्प्ट्स किए, वही एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम के, जिनको पहले पता था रियासत ने या रियासत के इदारों में इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने ही फिर मुशर्रफ के ऊपर कार्रवाई की। तो मुशर्रफ ने फैसला किया कि इंडिया के साथ अब लड़ाई झगड़े नहीं करने, मईशत के लिए ज़रूरी है कि हम अमन की आशा की बात करें और बात आगे करें, और कश्मीर का जो मामला है उसको आगे 50 साल में साइड लाइन करके अगले 50 साल में हल करेंगे, अभी बाकी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ उनके अपने इदारे के अंदर भी बड़ी मुखालफत थी, और बाहर सोसाइटी के अंदर भी बड़ी मुखालफत थी। आपको याद होगा कि उनके ज़माने में किस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थिंकिंग भी हुई। इनफैक्ट एक जनरल साहब थे, जनरल शाहिद अजीज़ साहब, जो कि एक ज़माने में उन्होंने नैब का हेड बनाया था। उनको जब वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जनरल थे, उनको भी जब रिमूव किया तो उन्होंने भी फिर बड़ी तनकीद की मुशर्रफ की, और फिर वो चले गए जिहाद करने इराक़ के अंदर, और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। जी, यही हमने सुना है, हो सकता है हम गलत बयानी कर रहे हो, मगर हमने ये इसी तरीके के साथ 1-2 और भी बड़े इस्लामिस्ट जनरल्स थे जिनको फिर
जनरल महमूद उसमें थे जो कि DGI थे, उनको भी मुशर्रफ ने रिटायर किया, मगर उसके बावजूद वो एनलाइटेंड मॉडरेशन नहीं ला सके, बिकॉज बाहर का जो माशरा था वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट था और बड़ा ख़तरनाक था और आर्म्ड था। तो ये इसलिए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल रहा। इसीलिए आपने देखा कि एक मजहबी जमात को न्यूट्रलाइज करते हैं या डिसमेंटल करते हैं तो एक और खड़ी हो जाती है। तो ये इसी किस्म के इश्यूज हैं हमारे यहाँ, तो बड़ा मुश्किल है, डीप रूटेड है ये कोई ऐसा कोई डिक्टेटर आए या इमरान खान जैसा बंदा आए जो कि समझे कि ये सारी रियासत मदीना की जो बात करता है उसको समझाए कि ये रियासत मदीना का ये मतलब नहीं है कि हम 1400 साल पहले जा रहे हैं, हम वहाँ से जो खूबसूरत चीज़ें थी उठा के अवामी वो हम मॉडर्न स्टेट में उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। मगर वो तो वहाँ तक तो नौबत आई नहीं ना, खान साहब तो किसी और एजेंडे पे शुरू हो गए। तो या कोई डिक्टेटर ऐसा आए फौजी जो कि ये सब चीज़ को रिवर्स करे, मगर वो तो इसका कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद, सैयद जुल्फ़िकार साहब कराची से। अगर आप इन पावर हों तो वो कौन से 5-7 ऐसे स्टेप्स होंगे जिनके ज़रिए आप खान साहब को इंगेज करेंगे कौमी धारे में वापस लाने के लिए, क्योंकि उनका कौमी धारे में वापस आना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए। मेरी राय यह है सिटी साहब कि खान साहब के सामने ये रिक्वेस्ट की जाए कि सर आपके और आपकी तमाम वर्कर्स के मुकदमात ख़त्म किए जाते हैं, आपको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। नंबर 2, कम से कम 1 साल का टाइम दीजिए। ये बात आप भी जानते हैं कि अगर आज आपको हुकूमत में बिठा दिया जाए तो आपको भी 2-3 साल चाहिए। तो जो भी इकोनॉमिकल रिवाइवल है जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए करना है उसमें हाथ बटाइए। 2, और खान साहब को ये बताया जाए कि बीइंग अ सियासी लीडर उनको सबसे बड़ा इशू होगा कि अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या कहेंगे, तो उनके आगे 2 बातें वो रखें। नंबर 1 कि मैंने अगर मुज़ाकरात किए हैं तो उसकी सबसे मेन वजह यह है कि जो मुल्क के हालात हैं, जो गरीब के हालात हैं, वो अब तकाजा है कि मैं कौमी धारे में शामिल हूँ और बिजली, रोटी, पानी, इन सब चीज़ों को नीचे लाना है, जिसके लिए एक टीम वर्क ज़रूरी है। नंबर 2, मैंने ये गारंटीज़ ली हैं कि अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। ये गारंटीज़ हैं, उन गारंटीज़ को बताया जाए कि जो आवाम की राय है उसको एहतराम दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे खान साहब की फेस सेविंग हो जाएगी और मुल्क के लिए बेहतरी होगी। तो आपके वो कौन से इकदाम होंगे सर? माजरत के साथ आप तो बड़े कट्टर PTI सपोर्टर लगते हैं मुझे, उसकी वजह लगते हैं, हो सकता है आप ना हों। आप चाह रहे हैं कि खान साहब से माफ़ी मांगी जाए। पहली बात, अरे भाई उनके ऊपर तो इतने क्रिमिनल केसेस हैं जिसके बारे में शक ही नहीं है कि जो कुछ हरकतें उन्होंने की हैं उनसे माफ़ी मांगी जाए। पहली बात, कौन माफ़ी मांगेगा उनसे? जिनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिनको उन्होंने जेलों में डाला, जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े बड़े रैलीज़ की और जिनके बारे में वो जिस किस्म के ख्यालात रखते हैं, वो जाके खान साहब से माफ़ी मांगे। यहाँ तो मसला ये बना हुआ है कि खान साहब जाके माफ़ी मांगे किसी से। आप कह रहे हैं खान साहब से माफ़ी मांगी जाए, फिर आप कह रहे हैं कि जब तक खान साहब को दायरे में नहीं लाया जाएगा मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ आपसे, मगर बात ये है, आप कहते हैं कि खान साहब गारंटीज़ लें, खान साहब गारंटीज़ लें। अरे भाई, खान साहब गारंटीज़ लें कि जब वो आएंगे पहले पावर दी जाए उनको, फिर वो गारंटीज़ लें कि इलेक्शन भी उनके लिए फिर वो पावर में आ जाएं, फिर वो गारंटी। तो सवाल ये है कि हम कौन सी गारंटीज़ मांग रहे हैं खान साहब से? खान साहब से सिर्फ खान साहब ने गारंटीज़ लेनी है? अरे भाई, हमने भी तो लेनी है, हम मीडिया वालों ने भी लेनी है, पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप ने भी गारंटी लेनी है कि वो आके नहीं करेंगे जो वो करने जा रहे थे, जिस किस्म की हरकतें पहले। और नून लीग ने भी लेनी है, PTI ने, पीपल्स पार्टी ने भी लेनी है, बाकी जमातों ने भी लेनी है जिनको वो जेलों में डाल रहे थे। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ खान साहब से हम लोग जाके माफ़िया मांगे और खान साहब जो हैं वो अब अपनी गारंटीज़ लेके आ जाएं और अगले 20 साल के लिए यहाँ बैठे रहें? खुदा का खौफ करें, ऐसे नहीं होता। सबसे बड़ी जो तब्दीली आनी चाहिए वो खान साहब में आनी है कि खान साहब ने जो काम किए हैं वो गलत काम किए हैं। अलबत्ता आप उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना, यस एब्सोल्युटली, मगर हमें गारंटीज चाहिए कि आप वन पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप नैब को हर एक के पीछे नहीं छोड़ देंगे, आप पार्लियामेंट को चलाएंगे, आप कानून की बालादस्ती करेंगे, आप ऐसे कानून नहीं लाएंगे जिसके साथ हमारी जिप लग जाए हमारे ऊपर, आप आर्मी को पुलिस फोर्स नहीं बनाएंगे, अपनी एक FSS नहीं बनाएंगे जैसे भुट्टो साहब ने बनाई थी। हमें ये गारंटीज चाहिए, तो खान साहब देने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई वन साइडेड है, 2 हाथ से ताली बजती है। तो ये मुश्किल, इसीलिए तो मुश्किल बात बनी हुई है कि खान साहब इतना भी हिलने के लिए तैयार नहीं है।
खान साहब को क्या कहते हैं, कह रहे हैं जी आप माफ़ी नहीं, आप माफ़ी सिर्फ 9 मई की मांगें। चलो 9 मई को छोड़ दें, आप निकाल दें 9 मई को, मगर जो बाकी आपने जो काम किया, जो आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे थे, आप भूल गए हैं आप भी फ़ौज के कंधों पे ऊपर आए थे। फिर आप चाह रहे थे कि फ़ौज हमेशा आपका एक कंधा बना रहे, आप उसी के ऊपर बैठे रहें। और जैसे वो थोड़ी हलचल हुई कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम तो एक न्यूट्रल फोर्स हैं, शायद उनको भी समझ आ गई, तो आप गरजने लगे और आपने हर किस्म की चीज़ें शुरू कर दी। तो आई एम सॉरी, मैं इत्तेफाक नहीं करता आपके असेसमेंट के साथ। तो आप मुझे पूछते हैं कि जब मैं आऊँ, अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स हों, तो मैं आपको पहली बात ये कहूँ कि खान साहब आएँ, खान साहब ओपन स्टेटमेंट करें, हमें गारंटीज़ दें कि खान साहब वन पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे, खान साहब आइन की बालादस्ती जो है उसको हमें मुतमईन करेंगे उसके बारे में। खान साहब पाकिस्तान की अफवाज को एक पुलिस फोर्स या एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स नहीं बनाएंगे अपनी ज़ात और अपनी पार्टी के लिए। खान साहब अपोजिशन को मानेंगे, अपोजिशन पार्लियामेंट को मानेंगे, जो नहीं मानते वो तो, और ये एक आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे, तो देन आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो सारी ये कमिटमेंट दे देंगे और थोड़े अरसे बाद सेठी साहब अच्छा, आपने क्रिमिनल केसेस की बात की इमरान खान साहब पे, बुशरा साहिबा कराची से इसी से मुतालिक सवाल है उनका। इमरान खान को सजाएं नहीं दी जिसके लिए वो उसके लिए सबूत मांग रहे हैं, तो जो टीवी पे सारा वक्त सुबह से रात तक इमरान खान के धमकियों भरे खिताबात चलते थे, वो हज़ारों की तादाद में लोगों से हलफ लेते थे जिहाद करने के लिए, और फिर उनके घर के बाहर गुंडों का एक बड़ा मजमा रहता था, तो ये सारे काफ़ी नहीं है इमरान खान के खिलाफ सबूत या उसकी पार्टी के खिलाफ सबूत कि इसके लिए तहकीकात ज़रूर चाहिए। आप सही कह रही हैं बहन, वो मसला ये है कि यही और लोग भी बहुत कह रहे हैं कि यार 1 साल हो गया, कोई सही किस्म की अदलिया ने फ़ैसले नहीं किए, ये तो क्लियर कट केसेस हैं ये। अच्छा, अब हवाला दिया जाता है अमेरिका में क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की थी, तो वहाँ तो लोगों को 7-7 साल सज़ा हो गई थी फ़ौरन, 2-2, 3-3 महीने के अंदर, कोई मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ का अदलिया सिस्टम जो था, इट्स डिसाइसिव, इट्स क्विक, इट्स एफिशिएंट। और वो सिंपली ये कि जी आप ये तस्वीर है, आप ये कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो जी अंदर। अब बात यह है कि लोगों ने तो तस्लीम कर लिया कि दिस इज़ जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर ऐसे नहीं है, हम ड्यू प्रोसेस को बहुत अहमियत देते हैं। अब ड्यू प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट कर दिया। यूके में के अंदर भी ड्यू प्रोसेस ऐसे नहीं है जहाँ यहाँ है। यहाँ वकला हजरात जो है वो केस लगने नहीं देते, जज हजरात जो है वकला को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये एक पूरा एक एक्सेस है कि जी इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ, इसीलिए तो कोई फैसले नहीं आते, और 10-10, 20-20 साल जो नॉर्मल केसेस हैं वो चलते रहते हैं। तो यहाँ तो जो जुडिशल सिस्टम जो है डीपली फ्लॉड, बहुत कमज़ोर सिस्टम है। और आजकल जो एडिशनल जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो ये है कि मैं समझता हूँ जैसे मेजॉरिटी पाकिस्तान की इस वक्त आवाम जो है वो खान साहब की हमदर्दी में मुब्तला है, वो उनको बड़े हमदर्द हैं उनके। इसी तरीके के साथ मेरा ये ख्याल है कि ये जो जुडिशरी हमारी नीचे से लेके ऊपर तक, ये भी तो आवाम का हिस्सा है ना। ये भी जब घर जाते हैं तो अपने बच्चों की बात सुनते हैं, और बच्चे कहते हैं जी हमारा हीरो तो इमरान खान है। अपनी बुढ़ी जो है वो कहती है मेरा हीरो इमरान खान है, तो बंदा उत्थे बुढ़ा की करे, वो कहता है ठीक है जी, फिर मैं समझ गया थोड़ी गल, उसने घर भी तो आना है, घर आके भी तो सुनना है। तो वो टिल्टेड है इस वक्त, एंड दैट्स द वे इट इज़, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे इट इज़। अब ये इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो ये आप देख रहे हैं क्राइसिस चलती जा रही है, रिजॉल्व नहीं हो रही। और ये अगर रिजॉल्व होगी खान साहब के हक़ में वाया द जुडिशरी, तो मैं ये समझता हूँ एक और बड़ी क्राइसिस आ जाएगी, बिकॉज देन सब मैं क्या आपसे। अच्छा, वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी, पॉपुलिज्म तो अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ क्या वो घरों में नहीं जाते? क्या वहाँ पर इस तरह राय का इजहार नहीं होता? वहाँ सेंटिमेंट को कोई बॉदर नहीं करता? इदारे काम करते हैं? एब्सोल्युटली इदारे काम करते हैं, यहाँ इदारे नहीं काम करते। ठीक है, सेंटिमेंट असरअंदाज हो जाता है। ठीक है, बहुत से सवालात, इन सब सवालात के लिए आपका शुक्रिया। आप मज़ीद सवालात इस नंबर पर भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।